कोरी कवि मुन्नी कवि की सौतेली माँ थी और पिंकी कवि मुन्नी कवि की सौतेली बहन थी। जब मुन्नी के बाबा काम पर चले जाते तो गोरी कवि मुन्नी पर बहुत अत्याचार करती। गौरी, मैं काम के लिए दूसरे जंगल जा रहा हूँ। मेरे बाद मेरी मुन्नी का ध्यान रखना। बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ मैं मुन्नी का, तभी तो खा खा कर मोटी हो गई है। बताओ बताओ मुन्नी अपने बाबा को। जी पिताजी, मम्मा मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। फिर मुन्नी कवि का बाबा कालू बाबा वहाँ से चला जाता है। अरे, अब तुम यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही हो? चलो चलकर मेरे कमरे की सफाई करो। फिर मुन्नी कवि अपनी बहन पिंकी कवि के कमरे की सफाई करने लगती है। मुन्नी, अगर पिंकी का कमरा साफ हो गया तो मेरे लिए चाय बना कर लाओ। हाँ मम्मा, मैं अभी बना कर लाती हूँ। मम्मा नहीं, सौतेली मम्मा। मुझे अपनी मम्मा अपने पिता के सामने ही कहा करो। मैं तो बस अपनी पिंकी की मम्मा हूँ, तुम्हारी तो मैं सौतेली माँ हूँ। जी सौतेली माँ। फिर मुन्नी कवि रसोई में जाती है। वो अपनी माँ के लिए चाय बनाती है। जब मुन्नी कवि अपनी माँ के लिए चाय बना कर लाती है तो पिंकी कवि अपना पंख आगे कर देती है। मुन्नी कवि पंख टकराने से गिर जाती है और गरम गरम चाय मुन्नी के पंख पर गिर जाती है। गोरी कवि को मुन्नी पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगती है। कप भी तोड़ दिया और चाय भी गिरा दी, अंधी होकर चलती हो हर समय। सौतेली माँ, मुझे मत मारो। वो तो पिंकी बहन ने मेरे सामने अपना पंख कर दिया था। मम्मा, ये झूठ बोल रही है, ये झूठी झूठ बोल रही है। मैंने कब ऐसा किया? देख कर चला करो वरना मैं तुम्हारे पंख काट दूंगी। मुन्नी कवि की सौतेली माँ जैसे उसे कहती वो वैसा ही करती, क्योंकि वो अपनी सौतेली माँ से बहुत डरती थी। रात का समय था। मुन्नी कवि पिंकी के घोंसले में बैठ जाती है, जिस पर पिंकी कवि को बहुत गुस्सा आ जाता है। चलो मेरे घोंसले से बाहर निकलो। तुम मेरे घोंसले में क्यों बैठी हो? इतनी सी बात पर पिंकी कवि मुन्नी को घर से बाहर निकाल देती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। मुन्नी की सौतेली मम्मा गोरी कवि अपनी सहेली कवि के पास बैठी गप्पे लगा रही थी। मैंने तो उसे सीधा कर रखा है, मेरी आंखों के इशारे पर चलती है वो। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। ये सौतेले बच्चे कभी अपने नहीं बनते। बड़ी होकर तुम्हारी बेटी का हिस्सा लेगी। मैं तो कहती हूँ गौरी, ठिकाने लगा दो उसे। सहेली, तुम चिंता ना करो, ठिकाने तो उसे मेरी पिंकी ही लगा देगी। आधी रात तक अपनी सहेली से गप्पे लड़ाने के बाद जब गोरी कवि घर जाती है तो वो देखती है कि मुन्नी घर के बाहर बैठी हुई है। तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? सौतेली माँ, पिंकी बहन ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अच्छा, चलो अब घर में, ऐसा ना हो कि ठंड में मर जाओ। फिर गोरी कवि अपनी सौतेली बेटी को घर में ले जाती है। गोरी कवि और उसकी बेटी दोनों घोंसले में सोई हुई थी, जबकि मुन्नी बेचारी ठंडे फर्श पर सोती थी। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। जब भी मुन्नी कवि के बाबा घर पर आते तो डर के मारे मुन्नी उन्हें कुछ भी नहीं बताती थी। मुन्नी बेटी, क्या तुम्हारी मम्मा तुम्हारा ख्याल रखती है? मुन्नी एक नज़र अपनी सौतेली माँ की तरफ देखती है और कहती है, जी बाबा, मम्मा मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। एक दिन पिंकी कवि को शरारत सूझती है और वो मुन्नी को घने जंगल की ओर ले जाती है। मुन्नी बहन, चलो पुराना कुआं देखने चलते हैं। ठीक है पिंकी, परंतु आप मेरे साथ कोई शरारत ना करना। हाँ मुन्नी, आज मुझे तुम पर दया आ रही है। हम दोनों वहाँ जाकर खेलेंगी। पिंकी धोखे से मुन्नी को पुराने कुएं के पास ले जाती है। मुन्नी, जरा कुएं के पास तो जाकर देखो। सुना है इस कुएं से बहुत सारी रोशनियाँ निकलती हैं। मुन्नी ये देखने के लिए कुएं के ऊपर जाकर बैठ जाती है। पीछे से पिंकी कवि जैसे ही मुन्नी को धक्का देने की कोशिश करती है तो वो खुद कुएं में गिर जाती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मुन्नी कवि जल्दी से अपने घर भागती है और अपनी सौतेली माँ को बुला कर लाती है।
सौतेली माँ, पिंकी कुएं में गिर गई है, जल्दी चलें। फिर गौरी कवि जल्दी से आती है। वो मुन्नी के साथ मिलकर पिंकी कवि को पुराने कुएं से बाहर निकाल लेती हैं। मुन्नी, मुझे माफ कर दो। सच ही कहते हैं कि जो खड्डा हम दूसरों के लिए खोदते हैं, कभी कभी हम खुद ही उसमें गिर जाते हैं। सौतेली माँ, मेरा कोई दोष नहीं था, पिंकी खुद ही गिर गई थी कुएं में। बेटी मुन्नी, सौतेली माँ नहीं, आज से मम्मा, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। हम दोनों ने तुम पर बहुत अत्याचार किए, लेकिन तुमने अपनी बहन की जान बचाकर एक अच्छी माँ की बेटी होने का फर्ज निभाया है। फिर गौरी कवि मुन्नी को अपने गले से लगा लेती है और उसे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती है। देखें जी, घर में आज कुछ भी खाने को बाकी नहीं बचा। जितना था कल सब खत्म हो गया। रानो, दूसरे जंगल में बाढ़ आने से सब धंधा खत्म हो गया है। अब न जाने मुझे कितने दिन काम नहीं मिलता। टुन्नू जी, अब ऐसे कैसे चलेगा? अब तो हमारे घर में एक बच्चा भी आने वाला है। तुम चिंता न करो, ऊपर वाला सब बेहतर करेगा। कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन चिड़िया के अंडे से एक छोटा सा बच्चा बाहर आता है, जिसे देख मम्मा चिड़िया और बाबा चिड़िया बहुत खुश होते हैं। फिर अचानक से उनके घर पर दस्तक होती है। रानो, मैं देखता हूँ। कालू, कालू मालिक आप? हाँ टुन्नू, मैं। टुन्नू, जो कर्जा मुझसे लिया था वो वापस कर दे। अगर नहीं कर सकता तो सुबह तक ये घर खाली कर दे। अब मैं तुझे और समय नहीं दूंगा। कल सुबह तक अगर पैसे न दिए तो तुझे धक्के देकर निकाल दूंगा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ? कौन था बाहर? रानो, मैंने माँ के इलाज के लिए कालू सेठ से कुछ कर्ज लिया था, मगर मैं समय पर लौटा नहीं सका, इसलिए कालू सेठ ने सुबह तक ये घर खाली करने के लिए कहा है। ये सुनकर रानू चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है, परंतु फिर भी वो अपने पति को हौसला देती है। टुन्नू जी, आप चिंता न करें, हम अपने लिए एक नया और सुंदर सा घर बना लेंगे। अब हमारा छोटा बच्चा भी है, घर के बिना रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरी बुआ रहती है दूसरे जंगल में, मैं जाता हूँ और अपनी बुआ से कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ। ऐसे कुछ दिन गुजर जाएंगे और जब मुझे कोई काम मिल गया तो मैं बुआ के पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन अब तो रात हो गई है, आप कैसे जाएंगे? रानो, कल होने से पहले मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा। मुझे ना रोको, मुझे जाना ही होगा। फिर ऐसे बाबा चिड़िया दुखी मन से अपने घर से निकलता है। अभी वो नदी पर पहुंचा ही था कि आसमान पर तेज हवा के साथ गहरे बादल छा जाते हैं और साथ ही बारिश भी शुरू हो जाती है। तभी एक बिजली उस बाबा चिड़िया पर आकर गिरती है और वो सारे दुख और सारे गम अपने साथ ले जाता है। वो तो मर जाता है। अगली सुबह कबूतर वहीं से गुजर रहा था। वो बाबा चिड़िया को मरा हुआ देखकर उसके घर जाता है। चिड़िया बहन, जब रात को तूफान आया तो तुम्हारा पति नदी पर क्या करने गया था? कबूतर भैया, वो तो अपनी बुआ के पास जा रहे थे कुछ रकम उधार लेने। चिड़िया, आपके लिए बहुत बुरी खबर है। सुबह जब नदी पर मैं पानी पीने गया तो मैंने देखा आपका पति वहाँ मरा पड़ा है। नहीं कबूतर भैया, वो हमें दुखों में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। चिड़िया, हकीकत को मानना पड़ता है। ऐसे कबूतर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन गौरी कवि और कालू कौवा चिड़िया और उसके छोटे बच्चे को घर से बाहर निकाल देते हैं। चिड़िया अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया बेआसरा एक पेड़ पर बैठी हुई थी। उसके पास न खाने को भोजन था और न रहने के लिए कोई घर। छोटा सा बच्चा भूख से चूं चूं कर रहा था और रात भी आने वाली थी। आज की रात मैं मिट्ठू के घर चली जाती हूँ, शायद वो मुझे अपने घर रख ले। ऐसे पेड़ पर बैठकर रात गुजारना तो बहुत मुश्किल है। और फिर रानू चिड़िया मिट्ठू के घर चली जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिट्ठू भैया, जो आज रात आपने मुझे अपने घर पर रख लिया। चिड़िया, आप ऐसे मौसम में यहाँ क्या करने आए हो? चिड़िया चिड़िया, कबूतर का घर टूट गया है और कबूतर अपने घर के नीचे दब गया है। चलो, हमें मिलकर उसकी मदद करनी चाहिए। कबूतर का सुनकर रानू चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है।
कौवे भैया जल्दी करो, हम मिलकर कबूतर को बचा लेंगे। फिर कालू कौवा रानू